डेटा जो है, डीवी जो है वो आपका स्कोर पे होना जरूरी है। वैसे तो ये आगे और भी चलते जाते हैं तो आगे मजीद भी आपको पता लगेगा, क्योंकि मैंने अलग अलग से भी ये शर्तें लिखी हुई हैं। लेकिन जब भी आपके पास जो दो मीन्स को कंपेयर करना है, पहला फैसला ये है कि टी टेस्ट लगना है। फिर अगला आगे कौन सा टी टेस्ट लगना है डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डेटा है। ये तीन डेटाज हैं। अपने जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना आपने कि क्या किन का कंपैरिजन है। अगर आप यहाँ पे सही फैसला कर लेते हैं तो आप सही एनालिसिस लगाएंगे और सही डिसीजन आप करेंगे। जी मुंतहा। मैम मुझे ये पेयर टेस्ट की समझ नहीं आई। ओके। आपने जब एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन पढ़े थे और उसमें आपने रिपीटेड मेयर्स डिजाइन पढ़ा था। एक डिजाइन ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है डिप्रेशन के पेशेंट्स का। आप उनको डिप्रेशन का कोई स्केल या इन्वेंट्री देते हैं और उसके ऊपर हर डिप्रेशन की, मिसाल के तौर पे आप फाउंटेन हाउस गए हैं और वहाँ एक पूरे 6-7 लोगों का ग्रुप है जिनको डिप्रेशन है। अब आप उनकी ना मैयर्स ले लेते हैं, यानी कि आप उनके ऊपर बीडीए लगाते हैं और उनका स्कोर अपने पास लिख लेते हैं। उसके बाद आप एक महीना उनको सीबीटी देते हैं या कुरान थेरेपी देते हैं या कोई भी थेरेपी दे देते हैं। एक महीना ये आपका ट्रीटमेंट का होगा। एक महीने बाद आप फिर उनका डिप्रेशन नोट करना चाहते हैं कि क्या पहले उनका डिप्रेशन ज्यादा था और अब कम हुआ है या नहीं हुआ। तो आप फिर से उनको बीडीआई कहते हैं कि वो फिल करें। और बीडीआई के ऊपर जो जो उन सबका स्कोर आएगा वो फिर आपने नोट कर लिया। ये रिपीटेड मेयर्स डिजाइन जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। जब आपके पास सेम लोगों की एक से ज्यादा रीडिंग हो, जनरली ऐसे होती है प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग, प्री ट्रीटमेंट रीडिंग और पोस्ट ट्रीटमेंट रीडिंग। तो आप फिर जब सेम ग्रुप को 2 बार रीडिंग लेके कंपेयर करना चाहें तो उसके लिए फिर आप पेयर सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। आप समझ लगे या नहीं लगी? मैम लग गई है, थैंक यू। ओके। ओके, अब यहाँ पे ना बहुत सारी मैंने एग्जांपल्स आपकी क्लैरिटी के लिए रखी हैं ताकि आपको यहाँ क्लियर रहे कि आपने कौन सा टेस्ट कहाँ अप्लाई करना है। अपने माइक ऑन कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसमें से किसका जवाब क्या होगा। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है, एक कोहोर्ट या एक ग्रुप जो है वो उसमें छोटे बच्चे हैं, और एक कोहोर्ट या ग्रुप जो है जिसमें एडल्ट से करके एल्डरली हैं। सवाल आएगा फॉर एग्जांपल कि आप इन दो ग्रुप्स को कंपेयर करें कंप्यूटर यूजेस स्किल में, नंबर 2 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, नंबर 3 क्वालिटी ऑफ हेल्थ में। पहले तो आप खुद से अपनी लॉजिक से, क्योंकि लिटरेचर तो अभी आपने पढ़ा नहीं, असूलन आप इसका लिटरेचर पढ़ेंगे। आपके ख्याल में कंप्यूटर यूजेस स्किल में क्या ए इज इक्वल टू बी, क्या दोनों ग्रुप एक जैसे हैं? पहले तो यह है कि हमने कंपेयर करना है, तो दो ग्रुप्स हैं हमारे सामने। तो पहला हमारा डिसीजन ये है कि हमने टी टेस्ट लगाना है। अब क्या ग्रुप ए और ग्रुप बी सेम लोगों का है या अलग अलग लोगों का है? मैम डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा इनके ऊपर। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा और हमने कंपेयर करना है इनको कंप्यूटर यूज स्किल पे। जाहिर सी बात है बच्चों की स्किल्स जो हैं वो अडल्ट की निस्बत कहा जाता है कि बेहतर है। अब है या नहीं ये वक्त बताएगा, रिसर्च बताएगी। फाइनेंशियली बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते, बड़े होते हैं। और क्वालिटी ऑफ हेल्थ बड़ों की बुरी होती है, बच्चों की बेहतर होती है। ये assumptions हैं जो मैं लिटरेचर पढ़े बगैर खुद ही बता रही हूँ। ऐसे हाइपोथेसिस फिर हम बनाते हैं कि द क्वालिटी ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज लाइकली टू बी बेटर देन द एल्डरली, या फाइनेंशियल elderly people are more financially independent as compared to children। तो ऐसे जब हाइपोथेसिस बना के मैं टेस्ट करने लगती हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाऊंगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल है। कोविड का डेटा है, ये जेन्युइन डेटा है। इसमें 2020 का मार्च का डेटा है। आपके सारे प्रोविंसेस में, पाकिस्तान में जितना के पंजाब, सारे आपके प्रोविंसेस हैं, और फिर टोटल कि कितने केसेस आपके मार्च तक आए थे। फिर 2 महीने बाद का अगेन डेटा लिया गया है और फिर केसेस आए हैं। गप नहीं लगानी, दिमाग पे जोर दे के फिर मुझे बताना है कि इस पे इंडिपेंडेंट सैंपल लगना है कि पेयर्ड सैंपल लगना है। पेयर्ड लगेगा। तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना। मैम तुक्का नहीं, पेयर्ड लगेगा क्योंकि सेम प्रोविंस का हमने पहले भी देख रहे हैं और सेम प्रोविंस का ही हम बाद में टाइम में देख रहे हैं।
मैम पेयर्ड लगेगा इसमें। हम्म। तो क्या जो पहले लोग थे और जो बाद के लोग हैं वो सेम है? प्रोविंसेस सेम है। चलो पेयर्ड सैंपल कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि दरमियान में हमने कोई बीच में वैक्सीन, वैसे ये शुरू वाला टाइम है 2020 वाला, जब आपका ये बढ़ रहा था, तो ये पेयर्ड सैंपल में चलने लग जाएगा। अच्छा जी। लॉकडाउन हो गया जब कोविड आया, क्योंकि ये थोड़ा अर्सा पहले की स्लाइड्स बनी हुई हैं तो एग्जांपल सारी वही वाली हैं। लॉकडाउन हो गया कोविड आने से, जिसकी वजह से हवा में नाइट्रोजन जो है वो बदल गई है। अब एक डेटा है बिफोर लॉकडाउन का और एक है आफ्टर लॉकडाउन का, डिफरेंस इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन। जी, इस पे क्या लगेगा? पेयर्ड सैंपल या इंडिपेंडेंट सैंपल? पेयर्ड सैंपल। इस पे तो पेयर्ड सैंपल ही लगना है। चले जी, दो ग्रुप्स हैं, देख लें। इंडिपेंडेंट सैंपल लगना है या पेयर्ड सैंपल लगना है? मैम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैम। हाँ जी, इंडिपेंडेंट ही लगना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के बाद मैंने अब इसको आपको दोबारा से बना के बताने लगी हूँ। इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या होता है? इंडिपेंडेंट सैंपल में सेम लोग नहीं होते, दो ग्रुप्स होते हैं, दोनों ग्रुप्स में अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, और आपका डेटा जो है वो स्कोर डेटा होता है। पेयर्ड सैंपल जो है इसको रिपीटेड मेजर डिजाइन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सेम ही लोग होते हैं, यहाँ पिक्चर छोटी है लेकिन ये वाले लोग और ये वाले लोग अलग हैं, मगर दो अलग अलग सिचुएशंस में है। एक जगह पे वो स्विमिंग पूल में है और एक जगह वो किसी एक फॉर्मल पार्टी वेयर में है। तो लेकिन ये लोग दोनों सेम है। सो इनकी जो भी रीडिंग ली गई है इनके ऊपर हमने पेयर्ड सैंपल लगाया है। ये पैरामीट्रिक स्टैट्स के वक्त लगाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक स्टैट्स अभी हमने किए नहीं है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक स्टैट्स में भी इनके अल्टरनेट मौजूद हैं। यानी कि अगर आपका डेटा स्कोर डेटा ना हो, आपके पास न्यूमेरिक नंबर ना हो, बल्कि नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा हो, ऑर्डिनल या फिर नॉमिनल डेटा हो, तो आपको तो उसके ऊपर नॉन पैरामीट्रिक स्टैट्स लगानी पड़ेंगी। वो जब हम करेंगे तब मैं आपको फॉर ज्यादा डिटेल में बता दूंगी, लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कोर डेटा पे लगाना है तो ऑर्डिन कैटेगोरिकल डेटा पे मन विटनी यू टेस्ट लगता है और विलकॉक्सन लगता है जब आपने रिपीटेड मेजर डिजाइन लगाना होता है। ये थ्योरेटिकली यानी कि आपको पेपर में आने वाले सवाल हैं, तो उस वक्त के लिए ये बस आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को करना कैसे होता है, क्या अजम्पशंस हैं, उनकी तरफ चलते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप मीन को कंपेयर करना चाहते हैं। मीन को आप कंपेयर करते हैं किसी जिन, यानी जो डीवी है आपका, वो लाजमन स्कोर डेटा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस डेटा होना चाहिए, या न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। आप कहें कि जैसे आपके पास डेटा कॉन्टिन्यूस डेटा ना, उसको वो उस सूरत में होना चाहिए आपका डीवी। और जो आपका आईवी है, आईवी आपका यहाँ पे कैटेगोरिकल होना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल और प्राइवेट और पब्लिक, इनको आपने कैटेगरीज दी होती है ना। तो आपका जो आईवी है या प्रिडिक्टर है वो कैटेगोरिकल होता है, और आपका डीवी जो है वो स्कोर डेटा होता है या कॉन्टिन्यूस होता है। ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है नीचे से। ओके जी। अजम्पशंस का मतलब वही शर्तें जो आप इसको टेस्ट करने से पहले रखते हैं। पहली शर्त यह है कि आपकी सारी ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होंगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक ही घर के 6 लोगों से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन तो ना ना हुई। एक ही घर के 6 लोग तो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा मिलते हैं। आपने जिन लोगों से डेटा लेना है दे शुड बी इंडिपेंडेंट, अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए। इसी तरह से आप स्टूडेंट और टीचर का सेम एक ही जगह पे बैठे हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मियाँ बीवी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से आप एक पार्टी पे गए हैं या एक टेबल पे बैठे हैं, वहां पे जो होस्ट एंड गेस्ट हैं, आप होस्ट से भी डेटा ले रहे हो गेस्ट से भी, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन में हर ऑब्जर्वेशन जो है वो सेपरेटली और अलग से ली जानी चाहिए है। इसके ऊपर एक डिबेट भी बहरहाल हो सकती है, जैसे मियाँ बीवी के ऊपर अगर आप पेयर्ड सैंपल टीचर्स लगाते हैं, क्योंकि वो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर पेयर्ड सैंपल लगेगा। पेयर सैंपल में भी बड़े लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि ये तो सेम लोग नहीं है।
सो ये डिबेट इसके ऊपर हो सकती है। और आखिर में जो मैंने 3-4 लाइनें बोली हैं, आप में से मेजोरिटी की अकल समझ से ऊपर है। ज्यादा मत सोचिएगा, इसको इग्नोर कर दे। जिसको समझ आ गई है, ये उसके लिए मैंने बोला है, ये स्टेटमेंट बोली है ताकि उसको समझ लगी रहे। यानी अगर वो समझना चाहता है तो वो इस मेरे जुमले से समझ सकता है। सॉरी, कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए दोनों ग्रुप्स में, मेल और फीमेल में। आपकी कोई भी ऐसी स्कोर नहीं होना चाहिए जो एक्सट्रीम हो। नॉर्मेलिटी की assumption फुलफिल करनी चाहिए। यहाँ पे जो सबसे एक नई चीज है, दैट इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। ये एक assumption है जिसको फुलफिल होना इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में बड़ा जरूरी होता है, या अहम जरूर होता है। और इसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये assumption है क्या। ये assumption ये कहती है ये जो वेरिएंस है आपके डीवी के अंदर, उसको मेल के लिए और फीमेल के लिए एक जैसा होना चाहिए है। यानी जो वेरिएंस डीवी के अंदर आ रही है, जो स्प्रेड ऑफ डेटा है आपका मेल का और फीमेल का, ये स्प्रेड ऑफ डेटा जो है ये ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए है दोनों ग्रुप्स में, मेन में भी और वुमेन में भी, या हर उस वेरिएबल में जो आप कंपेयर कर रहे हैं, जो डाइकोटोमस वेरिएबल है आपका, जिसको आप पाई भी कह रहे हैं, उस उन दोनों ग्रुप्स के अंदर आपका जो वेरिएंस है डीवी में, वो इक्वल होना चाहिए है। मिसाल के तौर पे जो आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन की वेरिएंस है, उसको मेन में और वुमेन में, अगेन वेरिएंस स्प्रेड ऑफ डेटा अबाउट लाइफ सेटिस्फेक्शन शुड बी इक्वल इन मेन एंड वुमेन। अब ये नहीं है कि जी अगर मेन का 2 से 4 है तो वुमेन का भी 2 से 4 होना चाहिए। द वेरिएंस शुड बी इक्वल। ये 2 से 4 और 4 से 6 हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक का स्प्रेड तो बहुत ज्यादा हो, एक की वेरिएंस तो बहुत ज्यादा हो और एक की वेरिएंस बहुत कम हो। वेरिएंस अक्रॉस द बोथ ग्रुप शुड बी इक्वल इन साइज। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगी? ये हमें पता नहीं चल सकती, ये हमें एसपीएसएस पे एक ऑप्शन आती है, वहां से पता चलती है। करके देखते हैं कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कैसे करते हैं, और इसी एग्जांपल पे ही चलते हैं। वो जो लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली एग्जांपल है, लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली और ऑप्टिमिज्म वाली, जिस एग्जांपल में हमने कोरिलेशन रन किया था। अब की बार हमारा जो एज है, सॉरी जो जेंडर है, जेंडर में देख लें जी, 1 जो स्कोर किया है आदमियों को किया है, और 2 जो है वो वुमेन को किया है। एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाकर आप क्लिक करेंगे और जाके कंपेयर मीन्स में जाएंगे, देन आप इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट को क्लिक कीजिएगा। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आप जो जेंडर है इसको नीचे वाले ग्रुपिंग वेरिएबल, जिसके यानी कि जो 2 ग्रुप्स आप जिनको कंपेयर करना है उसको आप इधर रखेंगे। देन आप अपनी लाइफ सेटिस्फेक्शन को, जो आपका डीवी है, इसको आप डालेंगे टेस्ट वेरिएबल में। यहाँ पे फिर से आईवी को क्लिक करो, नीचे आएगा डिफाइन ग्रुप्स। डिफाइन ग्रुप्स में जाके 1 और 2 आपकी वैल्यू है, 1 फॉर मेल था, 2 फॉर फीमेल था। ये अपने जहन में रखिएगा, अदरवाइज कॉपी पे भी लिख लेते हैं। फिर कंटिन्यू करते हैं और हमारे सामने एक एनालिसिस रन हो जाता है टी टेस्ट का। जो टी टेस्ट रन होती है तो इसमें 2 आपके सामने ऐसे टेबल आएंगे। पहला ग्रुप स्टैट्स का है, यानी दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन स्टैंड डेविएशन वगैरह, वो क्या आई हैं वो बताता है। बता रहा है कि इसमें इस ग्रुप में 10 आदमी हैं, 15 औरतें हैं। आदमियों की मीन कम है, औरतों की मीन ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि औरतें थोड़ी लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाइड होती हैं। और अगर आप किसी आदमी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि औरतों ने मर्दों की जिंदगी हराम की हुई है, इसलिए दे आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। आप नीचे वाला देखें, दैट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की एक्चुअल मैयर है। इससे हमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में मालूम होगा कि क्या हमारे रिजल्ट हैं, कैसे हमने उसको इंटरप्रेट करना है। इस आउटपुट को हम इंटरप्रेट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये सबसे पहले एफ फॉर सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। अब एफ का तो यहाँ हमने कभी नामो निशान ही सुना नहीं था, लेकिन अभी मैंने आपको एक assumption कराई जिसमें मैंने आपको कहा कि आपकी वेरिएंस जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए दोनों ग्रुप्स के अंदर, यानी मेन और वुमेन के अंदर जो डीवी का स्प्रेड है वो इक्वल होना चाहिए है। दोनों में स्प्रेड या वेरिएंस जो है, स्प्रेड ऑफ डेटा या वेरिएंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड। अगर तो मेरे मेन में और वुमेन में, यानी जो मेरा डायकोटोमस वेरिएबल है या ग्रुपिंग वेरिएबल है, मेरे दोनों ग्रुप्स में मेरा डीवी जो है वो इक्वली उसकी वेरिएंस है, तो
ये जो सिग्निफिकेंस है ना, एफ एफ वैल्यू और एफ के आगे जो सिग्निफिकेंस है, ये 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। ये लिख लें कहीं पॉइंट। हर जगह हमें 0.05 से कम देखनी होती है, मगर यहाँ पे हमने 0.05 से ज्यादा देखनी है। इसका मतलब है दोनों ग्रुप्स एक जैसे ही हैं, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है। तो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड तब होती हैं जब हमारी assumption पूरी हो जाए और हमारे जो दोनों ग्रुप्स हैं उसमें स्प्रेड ऑफ डाटा इक्वल होएगा। तो आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको इस सिग्निफिकेंस वैल्यू से पता चलेगा कि आपकी वेरिएंस दोनों ग्रुप्स में इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, इसलिए मैं ये अज्यूम करती हूँ कि जो मेरी दोनों ग्रुप्स हैं उसमें लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो वेरिएंस है वो दोनों ग्रुप्स मेन एंड वुमेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वल वेरिएंस अज्यूम करती हूँ मैं मेन एंड वुमेन में। किस से मुतल्लिक? लाइफ सेटिस्फेक्शन से मुतल्लिक। जब ये मेरी 0.05 से ज्यादा होगी तो मैंने ऊपर वाली लाइन को रिपोर्ट करना है, ये ऊपर वाली। अगर ये मेरी एफ वैल्यू 0.05 से छोटी होगी तो मैंने फिर नीचे वाली वैल्यू को रिपोर्ट करना होता है। इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप्स, ये देखें जरा, इक्वल वेरिएंस इज नॉट अज्यूम्ड, यानी दोनों ग्रुप्स में वेरिएंस इक्वल नहीं है। अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए और हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ पर एफ की 0.05 से कम आ जाए तो फिर हम नीचे वाला टी रिपोर्ट करते हैं। सो इन पहले दो कॉलम्स का बस यही काम कि हमने इससे फैसला करना है कि हमने ऊपर वाला रिपोर्ट करना है लाइन को कि नीचे वाली लाइन को रिपोर्ट करना है। इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने ऊपर वाली लाइन को रिपोर्ट करना है। अब मेरा टी की स्टैट्स आ गई है। टी जो आया है वो मेरा आया है -1.3। डीएफ दी हुई है, उसके साथ आगे 2 टेल सिग्निफिकेंस दी हुई है। ये 2 टेल सिग्निफिकेंस हमारे लिए बड़ी अहम होती है। अगर ये 0.05 से कम आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे दोनों ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मौजूद हैं। मगर यहाँ पे इस केस में हमारे जो दोनों ग्रुप्स हैं मेन एंड वुमेन में लाइफ सेटिस्फेक्शन पे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं आए हैं। तभी मैंने आपको कहा था कि हम नेकेड आई से या आंखों से सिर्फ देख के फैसला नहीं कर लेते कि दोनों ग्रुप्स फर्क है या नहीं। जैसे कि मैंने इस मीन को देखा तो मैंने कहा औरतों की मीन जो है वो आदमियों की मीन से ज्यादा है, तो शायद औरतें ज्यादा लाइफ सेटिस्फाइड है। लेकिन ये डिफरेंस बेशक है पर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इतना डिफरेंस नहीं है कि मैं यकीन के साथ कह देती कि हाँ आदमियों और औरतों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। वो मैं कह नहीं सकती थी। मैंने टेस्ट रन किया और देखा कि ये देखें ये तो 0.05 से बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब है कि आदमी और औरत दोनों अपनी जिंदगी से मुतमईन है एंड देर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये उनकी मीन डिफरेंस और आगे कुछ चीजें दी हुई हैं। लोअर बाउंड दिया हुआ है, अपर बाउंड दिया हुआ है। पहले जो एपीएस 6 था उसमें हमने ये सारा कुछ रिपोर्ट करना होता था, टी देना होता था, यहाँ डीएफ लेनी होती थी, यहाँ से हम सिग्निफिकेंस लेवल उठाते थे और लोअर बाउंड और अपर बाउंड उठाते थे। अब थोड़ा सा फर्क हो गया हुआ है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि अब हमने क्या करना है। ये जो मैंने आपको भी कराया है ना, ये सिंपल सा वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये उसको लिख के बताया हुआ कि कैसे हमने टी टेस्ट को रन करना है। और इसके बाद ये जो है ना, ये सैंपल एपीएस 6 के हिसाब से है और ये सैंपल एपीएस 7 के हिसाब से है। इसको अब हमने फॉलो करना है। यहाँ पे आपका मेन आ जाएगा, यहाँ पे विमेन आ जाएगा। उसकी मीन देनी है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देनी है, इसकी मीन देनी है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देनी है। टी लिखना है जो आपका -1 पॉइंट समथिंग आया है। आपने टी बताना है। टी के साथ ये जो अंदर 40 लिखा हुआ है ये आपने डीएफ बतानी है। वहां पे आपकी डीएफ शायद है 23। जो अभी हम टेबल देख रहे थे वहां पे आपकी डीएफ 23 की थी। उसके आगे है पी वैल्यू। पी वैल्यू भी आपकी जो थी अभी आई है 0.18 समथिंग, और ये बता दी। इसके एंड पे एक चीज आ रही है कोहेंस डी। कोहेंस डी अभी हमने नहीं किया, इसलिए मैंने अभी पिछली स्लाइड गुजार दी थी ताकि मैं पहले आपको समझा दूं कि कोहेंस डी होता क्या है। कोहेंस डी सिर्फ आप तब निकालते हैं जब आपकी पी वैल्यू 0.05 से कम आएगी। इसका मतलब है कि आपके मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वो कितने मुख्तलिफ हैं? कम या ज्यादा या दरमियाने? वो भी हम अपनी इस तुक्के से नहीं बताएंगे। हम तरीके से कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपके जो दो ग्रुप्स हैं फर्क आए हैं, तो क्या ये फर्क जो है ये फर्क कम है या ज्यादा है, या उसको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है। तो जो फर्क दो ग्रुप्स में आता है, जितना डिफरेंस है
इस डिफरेंस का साइज क्या है, इसको हम कहते हैं अफेक्ट साइज। अफेक्ट साइज क्या है? क्वांटिटेटिव मैयर है कि जो दो ग्रुप्स के दरमियान फर्क है उनका मैग्नीट्यूड कितना है। दो जो ग्रुप्स एक दूसरे से फर्क है वो कितने फर्क है, थोड़े से फर्क है या ज्यादा फर्क है। इसके लिए तीन चार ऑप्शंस होती हैं, कोहेंस डी एक ऑप्शन है। एपीए में यही रिपोर्ट होता है तो हमने तो यही करना है। इसके अलावा आर स्क्वेयर की ऑप्शन होती है और पार्शियल ईटा स्क्वेयर की ऑप्शन होती है। पार्शियल ईटा आपको बहरहाल आगे नोवा वगैरह में एसपीएसएस में मिल जाता है। आर स्क्वेयर और कोहेंस डी जो है इसके आपको कैलकुलेटर गूगल पे जाकर मिल जाएंगे। जब आप गूगल गूगल पे जाएंगे आप कहेंगे कोहेंस डी कैलकुलेटर, तो आपके सामने कोहेंस डी का कैलकुलेटर खुल जाएगा। आपसे दो तीन चीजें वो इसी से ही मांगेगा, मीन मांगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मांगेगा। आपने आउटपुट के टेबल से उठा के इसमें ये डालनी है और आपको कोहेंस डी अपना वैल्यू दे देगा कि आपका अफेक्ट साइज इतना आया है। अगर तो आपका अफेक्ट साइज कोहेंस डी 0.2 आया है तो आप कहते हैं कि अफेक्ट साइज छोटा है, यानी दो ग्रुप्स फर्क है मगर इन दोनों के दरमियान स्मॉल डिफरेंसेस हैं, एक जैसे से बस थोड़ा सा फर्क आ गया। फिर अगर आपका अफेक्ट साइज 0.5 आता है तो इसका मतलब है आपके दोनों ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंसेस मीडियम है। और अगर आपका अफेक्ट साइज 0.8 आता है तो इसका मतलब है आपके मेल और फीमेल जो हैं वो बहुत लार्जली एक दूसरे से डिफरेंट है। एपीएस 6 वाली को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा और एपीएस 7 वाली रिपोर्टिंग ये आपने करनी है। ये मैंने ऊपर एक लिंक शेयर किया है, अगर आप लोगों के पास स्लाइड्स हैं ये, इस लिंक को क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करोगे तो ये वाला खुल जाएगा कैलकुलेटर आपके सामने। ये कोहेंस डी को कैसे आपने मुहैया करना है ये उसके लिए है। मीन डालनी है ग्रुप वन की, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन डालनी, सैंपल साइज डालना है, दूसरे ग्रुप की भी सारी चीजें डालनी है, इसको कैलकुलेट करना है तो आपके सामने एक स्कोर आ जाएगा। वो स्कोर अभी मैंने आपको बताया, इशारिया 2 आएगा तो स्मॉल है, इशारिया 5 आएगा तो मीडियम है, इशारिया 8 आएगा तो इसका मतलब है लार्ज है। टेबल में वहां देके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही आपने देना है। ओके, पहले मैं देख लूं कि इसमें हमने कुछ और तो नहीं करना, फिर पेयर्ड सैंपल पे जाती हूँ। मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बाद हम थोड़ा सा इसको रिपोर्टिंग का जो टेबल है ये तो बदल गया है, ये मैंने आपको आगे बता दिया है कि ये नहीं डालने। ये नीचे जो है ना इसकी रिपोर्टिंग का तरीका लिखा हुआ है कि कैसे रिपोर्ट करते हैं। लिखते हैं मेन, मेन के बाद उसकी एम यानी मीन, आगे उसकी मीन दे देनी होती है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं, जहाँ जो नीचे लिखना है जब टेबल बना लेते हैं ना तो फिर नीचे कैसे लिखना है, मैन लिख के उसके बाद नीचे सारा ऐसे देना है कि आपकी मीन आएगी पहले ग्रुप की और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, और फिर दूसरे ग्रुप की मीन आएगी और दूसरे ग्रुप की स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। Men and women are significantly different in their computer usage skills। ये किसी एक ग्रुप का कंपैरिजन दिया हुआ है, उसके बारे में बताया है कि औरतें और मर्द एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं कंप्यूटर इस्तेमाल करने की एबिलिटीज पे। अब उसके साथ ही जहां आपने देना है साथ में डालना है, टी लिखना है, टी की आपकी जो टी स्टैट्स है इस वजह से उसके अंदर आपने डीएफ डालना है। डीएफ का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको आउटपुट में मिल जाता है। उसके बाद आपने ये टी की वैल्यू लिख दी है और फिर आगे पी, पी के साथ आपने फिर पी की वैल्यू लिख दी है। यहाँ पे पी जो है वो स्मॉलर देन 0.5 है, अगर आपका ना हो तो फिर आप इसको एक लाइन भी बना सकते हैं या पी इज ग्रेटर देन 0.05 भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है इसलिए यहाँ पर स्मॉलर स्मॉलर देन 0.05 आया है। अब मैं एक दफा फिर से आपको आउटपुट दिखाना चाहूंगी ताकि आपको क्लियर रहे कि डीएफ कहाँ से निकालते हैं। सी डी एफ इज 23, ये आपने देनी है, ये आपकी टी वैल्यू है जो आपने रिपोर्ट करते वक्त देनी है। और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये पहले वाले टेबल से मिलते हैं, ये मीन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मेन की मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वुमेन की मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। टी लिखना है, टी के अंदर आपने 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्रैकेट में लिखना है, फिर आपने टी की वैल्यू बतानी है इज इक्वल टू, देखें आप 1.32 यहाँ पे आपने लिखना है टी और 23 इज इक्वल टू 1 पॉइंट जो भी आया है एंड पी इज ग्रेटर देन 0.05। क्योंकि आपके रिजल्ट इस एक पर्टिकुलर जो मैंने आपको एनालिसिस रन करके बताया है उसमें सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो 0.18 आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस अबाउट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट सो फार?
हम यहाँ पे मैं ही रुकेंगे क्योंकि मैं रिपीटेड मेयर्स आपको नहीं कराऊंगी। रिपीटेड मेयर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी आप इसको प्रैक्टिस करें, एब्जॉर्ब करें, इसकी रिपोर्टिंग करें। आप सबका, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका टास्क ये है कि अपने अपने कोरिलेशन के टेबल बना लें और जैसे इसमें रिपोर्टिंग करनी बताई है, रिपोर्ट करने का मतलब वो जो नीचे दो लाइनों को वजाहत से लिखना बताया है, आपने कोरिलेशन को और टी टेस्ट को ऐसे रन करके कम से कम एक एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके मुझे दिखानी है। जी रिमशा, क्वेश्चन था आपका। नहीं मैम, मैम कुछ नहीं। जी जी। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर टी टेस्ट के अंदर आपके जो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट आ जाए, ठीक है, तो डीएफ के नॉन बाद जो सिग्निफिकेंट है ये। जी ये ये जो मैंने एग्जांपल आपको कराई है, ये इनसिग्निफिकेंट ही है, नॉन नहीं, इनसिग्निफिकेंट वर्ड होता है, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। तो ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट ही आई है जो मैंने अभी आपको रन करके दिखाई है। देखें जो आपका आउटपुट है, इसकी वैल्यू 0.05 से, ये देखें, ज्यादा है। इसका मतलब है ये इनसिग्निफिकेंट ही है। आपके दोनों जेंडर जेंडर के जो दोनों ग्रुप्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये है। इसका जी मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है? हाँ जी, मेल और फीमेल की लाइफ सेटिस्फेक्शन एक जैसी है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आर फाउंड बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो मैम वैसे ये एक पूछूंगी कि सिग्निफिकेंट आनी चाहिए या नॉन सिग्निफिकेंट आनी चाहिए हमारे रिजल्ट्स के इसके ऊपर अंदर? तो इसके ऊपर तो मैंने आपको बहुत शुरू में बता दिया है कि देखें, आपकी जो रिसर्च हो रही होती है इसमें ये हमारा 22 होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सिग्निफिकेंट आने चाहिए, क्यों? फिर रिसर्च करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। रिसर्च का मतलब ये है कि आप ऑनेस्ट होकर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको रिपोर्ट कर देते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन में आपकी स्टैट्स आपको बिल्कुल सच बता रही है, ये स्कोर डेटा है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, इसमें कोई इंसान नहीं है शामिल जो बीच में गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, तो आपका ये डेटा करेक्ट है, पहली बात। अब हमने ये नहीं करना कि ये हमें हमने खुद से अपनी मर्जियां नहीं करनी। इसने अब हमें जो बता दिया है ना, उस पे मैंने सोचना है। मसलन ये बंदा, ये यहाँ पे मेरे सामने एक एग्जांपल है कि लाइफ सेटिस्फेक्शन में मेल और फीमेल एक दूसरे के बराबर नहीं, बराबर ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं आया इस स्टैट्स के मुताबिक जो मैंने लगाई है। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में तो लाइफ सेटिस्फेक्शन आदमी की और औरत की फर्क नहीं होनी चाहिए। हम जनरल बात करें तो हमें लगता है कि आदमी तो बड़ी जिंदगी से बड़े मुतमईन होने चाहिए और औरतें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी आदमी के पास बैठे तो उनका ख्याल होता है कि औरतें जो है ना, उनको अपनी जिंदगी से मुतमईन होना चाहिए, उन्होंने करना ही क्या है। महंगाई के इस दौर में तो सारा कुछ हमने करना होता है और सारी लाइबिलिटीज तो हमारी हैं। अब मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि दोनों ने अपने आप को लाइफ सेटिस्फाइड कहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम स्कोर मेरा ख्याल है 30 हो सकता है, 30 या 35 है, और उसमें 25 और अगर 22 मीन आ रही है तो इसका मतलब है ये हाई है। हम बाकी दुनिया के लोगों से ज्यादा अपनी लाइफ सेटिस्फेक्शन कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग दुनिया से ज्यादा लाइफ सेटिस्फाइड है। असल में है या नहीं है? लेकिन आपको पता है कि आप यहाँ पे लोग हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो जब आप उनसे प्रॉपरली क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, तो लोग अपनी उस फीलिंग को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते जो वो अदरवाइज रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि अपनी जिंदगी से मुतमईन है, तो वो कहते हैं हाँ हम बिल्कुल मुतमईन हैं। तो आप यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट बीच में ला के इसको अलेबोरेट कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं लोगों की साइकी को कि वो जो उनकी रियल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है या एवेल्युएशन होती है वो उसको रिपोर्ट नहीं करते। मोर ओवर, जब वो कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है, तो उनको ये नाशुक्री भी लगती है और लगता है कि अल्लाह ताला इससे खफा होगा, तो वो इस वजह से भी अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो डिस्कशन है या ये जो जस्टिफिकेशन है, जब हम ऐसी अच्छी सी जस्टिफिकेशन दे लेते हैं अपने वेरिएबल की, तो हमें कोई कुछ नहीं कहता। फिर हमारे रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट भी आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो बड़ा हमने अच्छा अपनी दुनिया, पूरी दुनिया को बताया कि देखिए पाकिस्तान के लोग चाहे जितने मर्जी हार्ड कंडीशंस हैं, लेकिन लोग अपने आप अपनी जिंदगी से खुश हैं। तो ये ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, या वो जो पीछे की रिसर्चेज आपको कहती हैं कि जी फलां जेंडर जो है वो ज्यादा मुतमईन है, तो आप भी कहें कि हाँ फलां ही मुतमईन है।
तो आप जहाँ पे नया अपना रोल प्ले करते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। आपने कुछ नया किया है, आपने उसकी अपने कल्चर के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो ज्यादा अच्छी होती है। सो रिजल्ट का सिग्निफिकेंट होना या इनसिग्निफिकेंट होना मैटर नहीं करता। अब आते हैं र्यूमर्स पे या लोगों की जनरल बातों पे। लोगों को लगता है कि ये सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 0.05 से छोटे हों, ताकि हमें आसानी हो जाए, हमें डिस्कशन ना करनी पड़े। हम कहें कि आज तक जितनी रिसर्च हुई है वो कह रही है कि इन दोनों के दरमियान फर्क है, तो मैं भी यही कहूंगी कि इन दोनों के दरमियान फर्क है, ताकि मुझसे सुपरवाइजर या एक्सटर्नल सवाल ना कर सके। जी, मेरा रिस्पॉन्स पूरा हुआ। एनी अदर क्वेश्चन? मैम, आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया, बट सिर्फ एक आप शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि जेगर सिग्निफिकेंट का टी टेस्ट में क्या मतलब होता है और नॉन सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, और जेगर हमारे रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट आए हैं तो उसका जेंडर पे क्या इफेक्ट होता है, और जेगर सिग्निफिकेंट आए तो उसका जेंडर पे क्या इफेक्ट है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। आपका सवाल ही 6-7 लाइनों का है। शॉर्ट फॉर्म में ये है कि जेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जेंडर आई भी है। नंबर 2 ये कि सिग्निफिकेंट आया है, तो इसका मतलब है कि लाइफ सेटिस्फेक्शन दोनों में फर्क आई है। आपका डीवी जो है वो दोनों में फर्क है। आपके जेंडर जो है वो एक बराबर नहीं है। अगर इनसिग्निफिकेंट आई है तो इसका मतलब है आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन दोनों जेंडर में एक जैसी है, बस। ओके मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। यही चीज काफी टाइम से ना पता नहीं थी चल रही। थैंक यू, ये क्लियर हो गया टॉपिक। ठीक। क्या मेरी क्लास में से कोई यहाँ जिंदा बैठा मुझे सुन रहा है, या सारे ने बस ऑन करके साइड पे हुए हुए? मैम सुन रहे हैं? नहीं मैम, सुन रहे यस हैं। मैम। अच्छा, मिनाहिल समझ लग गई है? यस मैम। ये जो टी टेस्ट और कोरिलेशन है ना, इसका टेस्ट मैंने ट्यूसडे को लेना है। और जो पहली स्लाइड्स 1 है ना, उसका टेस्ट मैंने मंडे को लेना है। लिहाजा अपनी रिहर्सल अच्छी तरह करके आए। मुजफ्फर, आप कहाँ हैं? आप मैम मंडे को इसकी रिकॉर्डिंग काइंडली हमें शेयर कर दें, जिसका मैं ट्यूब। मंडे को, पहले इंशरा ने शेयर की है ना, और कोरिलेशन की भी कर देगी, सिर्फ टी टेस्ट रह जाएगा, टी टेस्ट की मैं कर दूंगी। मैम ये भी हो मैं गई शेयर है। नहीं करूंगी। मैम ये तो भी हो हो गई। गई है, वो पहले मेरा शायद हाँ, issue था तो थैंक यू सो बात मच करते हैं। इंशरा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसका तो एक्सक्यूज अभी खत्म हुआ ना, इंशा का। इंशरा, मैं आपको अपना पासवर्ड दूं, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दे?